मैं जिवें शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਬਰਸਾਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। बहुत सारे लोगों को लग्या जंग लग सकती है, उसनों हिसाब दे नाल देखते हुए लोगों ने बहुत सारे प्रिकॉशन लेने शुरू कर दिते। तो यह चीज़ां पिछले 1.25 महीने दे विच ही होईयां ने। जे अटैक बहुत वड्डा हुंदा है, जे जहाज़ां नूं ब्रेक लगदी है, जेकर तेल की प्रोडक्शन घट हुंदी है तो उसका भी बहुत बड़े पद्धर ते असर नजर आ सकता है। शुरुआत करते हैं सब तो पहला तारुफ करवाना अज के मेहमानों के नाल जो चर्चा दे विच साडे नाल शामिल हो रहे हैं। साडे नाल ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप जी जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर के उत्ते। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡਰ ਡੀਐਸ ਸੋਢੀ ਸਰ जुड़ रहे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ जेके त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, साबका डिप्लोमेट ने, सर बहुत बहुत स्वागत है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ आरसी गोयल जी जुड़ रहे हैं, अर्थ शास्त्री ने। किस तरीके नाल ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਸਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, इसका मतलब की कड्डन आम लोग? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी कोई भी जो अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। 12,500 एयर स्ट्राइक्स कर चुके हैं ईरान के ऊपर। इतनी एयर स्ट्राइक्स के बाद में आज 38वां दिन भी अपना खत्म हो गया होने वाला है और कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा। ईरान ना हारने को तैयार है ना पीछे हटने को तैयार है। एक शाही ड्रोन से ही उसने सारी कंट्रीज आसपास की मिडिल ईस्ट की सबको उसने बिल्कुल ठीक कर दिया है और अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर हो गया। वो अमेरिका जो जनवरी में ईरान के लोगों को मदद करने की बोलता था कि हम आपकी मदद करने आएंगे और उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, एक रात में पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि 38 दिन तक एक ईरान ने हमारे को रोक दिया। हमारी पूरी इंटरनेशनल छवि इसके अंदर पूरी खराब हो चुकी है और ना रुकने वाली है। तो अमेरिका की छटपटाहट इसके अंदर देखने को मिल रही है और कोशिश हो सकती है क्योंकि ईरान एक पीसफुल एग्जिट नहीं दे रहा और अमेरिका की छवि जो सारे के सारे खाड़ी देशों में जो उनका सपोर्टर, उनका मेंटर, उनको प्रोटेक्टर का जो था वो डैमेज हो चुका है बहुत बुरी तरीके से। अब तो कल की न्यूज ये थी कि अपना मिसाइल्स के ऊपर ईरानियंस हंस रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी गुम गई है। तो ये बहुत हताशा का पूरा दृश्य है ट्रंप के लिए और वो व्यक्ति ऐसे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं यानी कि ये लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है और ये मानवता के अगेंस्ट एक क्राइम होगा जो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्होंने किया था। ये अनपार्डनेबल है और अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी है 48 घंटे के लिए अंदर रहने को तो ये मान के चलिए कि जिस जगह ये बम गिरा उसके 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर सारी मानवता के बिल्डिंग्स खत्म हो जाएंगी और 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर 3rd डिग्री बर्न्स हो जाएंगे और 85 किलोमीटर की रेंज में अगर रात को भी आपने फ्लैश को देख लिया तो फ्लैश ब्राइटनेस हो जाएगी। इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतनी बड़ी रेंज, इतना बड़ा नुकसान, मुझे सोच के भी दुख हो रहा है कि अगर ये हुआ तो ये शायद हमारी जिंदगी का एक ऐसा चीज होगी जिसको हम प्रे भी करेंगे कि ऐसा ना हो और थोड़ा अमेरिका को इस बात की सद्बुद्धि मिले कि इंसान वहां पे भी है, यहाँ पे हाँ ईरान का थोड़ा गलती रही है क्योंकि उनके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमास और हाउथीज इन्होंने बहुत वहां पे अपना एक टेररिज्म नेटवर्क क्रिएट कर रखा जिसको ऑक्टोपस लेवल्स बोलते थे, इनके हैंड्स हुए। तो ये गलत था मगर इसके साथ में ऐसा बर्ताव करना है पूरी मानवता के खिलाफ। ठीक है, तो आपका तो सीधा संकेत है कि ये न्यूक्लियर वॉर के तौर पर इसको देखा जाए या समझा जाए। चलिए रुक करते हैं ते ਅਸੀਂ रुक करांगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸ ਸੋਢੀ ਸਰ जुड़े हुए ने। ਸੋਢੀ ਸਰ समझा जाए कि न्यूक्लियर वॉर वाले पासे मामला बढ़ रहा है कि परमाणु हमला होने जा रहा है। मैं बहुत सीधा शब्दों में पूछ रहा क्योंकि लोग जोड़े इस समय साडे नाल जुड़े होंगे वो डायरैक्टली इसी गल दे उत्ते फोकस कर रहे होंगे कि यह सिविलाइजेशन को खत्म करना इन्ना सौखा है ते कि वो बिना परमाणु तो पॉसिबल है? गौरव जी सत श्री अकाल। मैं तुहानू सिर्फ इतनी गल कहना चाहांगा कि तुसीं जिहड़ी परमाणु हथियारां दी गल कर रहे हो ये नहीं होएगा। ये न्यूक्लियर कोई बम गिराना आसान चीज नहीं है। ट्रंप साहब भी कुछ ना कुछ नवा कहते रहते हैं। इस टाइम उन्होंने
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਗਰ जी ईरान के डेडलाइन तो नहीं मानता है, नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आना है, तो ऐसी ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे। देखो ना, हमला तो उन्होंने गल की है, वो गल कर रहे ठीक है। हैं उनके सेक्टर के ऊपर दे दो, और उन्होंने रसबल सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा विचाले रोकने ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਚ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਈਰਾਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਔਰ 2 4 5 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, 2 4 6 8 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਸੋਡੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਚ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕੇ त्रिपाठी ਸਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। त्रिपाठी सर, होपफुली मेरी आवाज तो तक पहुंच रही होगी। ये डराने की प्रक्रिया आपको नजर आ रही है, या मैं इसको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जी स्टेटमेंट दे दी उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिता है कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है? देखिए गौरव जी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो खुद शायद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं या वो क्या करना चाहते हैं। बार बार गोलपोस्ट बदलते हैं, बार बार स्टेटमेंट बदलते हैं। उनके किस स्टेटमेंट को कितना पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लिया जाए ये पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार इतने बेवकूफ नहीं होंगे ट्रंप की तरह कि वो ट्रंप को ये न समझाएं कि अगर आपने न्यूक्लियर ऑप्शन का यूज किया तो उससे अमेरिका पे भले ही कुछ न बिगड़े, लेकिन ईरान ही नहीं, सारे गल्फ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, अफगानिस्तान पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, CIS कंट्रीज में उसका इफेक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, और कुछ हद तक इंडिया तक भी वो पहुंचेगा। क्योंकि रेडिएशन अगर फैलता है तो कुछ ना कुछ, वो तो एक रुके हुए पानी में आप एक कंकड़ गिराते हैं तो लहरें कंकड़ के पास, जहां कंकड़ गिरा वहां तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे पूरे तालाब में थोड़ा बहुत असर होता है। तो वो चीज यहाँ पर होगी, और इसके लिए फिर ट्रंप को ना अमेरिकी जनता कभी माफ करेगी और ना दुनिया माफ करेगी। तो शायद वो ये कह के धमका रहे हैं ईरान को कि जल्दी जल्दी कोई डील कर लो। वैसे भी अपुष्ट स्रोतों के अनुसार जो खबरें हैं वो ये हैं कि उनके स्पेशल एनवॉय जो हैं विटकॉफ उनके साथ ईरानियों की बातचीत हो रही है, और ईरान चूंकि ये कह रहा है कि हम सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, तो विटकॉफ के साथ बातचीत हो रही, और हो सकता है कि उसमें अगर कुछ प्रगति हो आज रात भर में, तो विटकॉफ की जगह इनके जो दामाद हैं ट्रंप के, दामाद नहीं, वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस इसमें हिस्सा ले, तब एक तरह से ये ऑफिशियल हो जाएगा। वैसे भी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही, शायद 2 घंटे 3 घंटे पहले ही, पाकिस्तान में जो ईरान के राजदूत थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रयास से कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, तो हो सकता है कि कुछ इसमें फायदा हो, कुछ इसमें नई बात निकल के सामने आया और जंग रुकने की ओर और हम कदम बढ़ाएं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज तो यह है कि ट्रंप एक बददिमाग, एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, एक इगोइस्ट है, जिनको अपनी जिद्दी है, जिनको ये नहीं लगता कि जैसे आपने खुद ही कहा वेनेजुएला में तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनकी बात ईरान न माने और ये ईरान को खत्म न कर पाए। तो जिद में हो सकता है ये आदमी कुछ भी कर जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही दुखद हो। जी ठीक है, चलिए मैं चाहे सोडी सर से बात की या फिर त्रिपाठी सर आपसे, या फिर हमारे साथ आनंद स्वरूप सर जुड़े हुए हैं, तो एक चीज सानू निकल के कॉमन नजर आ रही है कि इसका इशारा सीधा न्यूक्लियर वाले पासे हैगा है कि बाकी इन्ना आसान है कि किसी देश के उत्ते बंब सुट दिता जाए, उस तो बाद दुनिया अमेरिका दे नाल की करदी है या कि उसदे नाल गल होएगी, वो भी एक बड़ी गल है। मैं उस पॉइंट दे उत्ते आएगा। इनफैक्ट साडे नाल सोडी सर जुड़ चुके ने दोबारा।
पर मैं एक बार आरसी गोयल सर का रुख कर लवां। साडे नाल अर्थशास्त्री ने गोयल सर जुड़े हुए ने। गोयल सर, मैं समझा कि आने वाले दिन बड़े औखे ने, खास तौर पर इकनॉमिक फ्रंट के उत्ते पूरी दुनिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप भी अज की स्टेटमेंट और पूरी दुनिया दे विच अगले 12 घंटे बहुत कुछ डिसाइड कर देंगे। देखो, 12 घंटे और 10 घंटे की बात नहीं है। आप ये देखिए, कोई भी वर्ल्ड में ऐसा घर नहीं मिलेगा जो पेट्रोल, डीजल या गैस को यूज नहीं करता। तो वर्ल्ड इफेक्टेड नहीं है, पूरे संसार का हर घर इफेक्टेड है। और रही बात ईरान की इकोनॉमिक पोजीशन 79 से कम हो रही है, क्योंकि वो अमेरिका से टक्कर ले रहा है। अमेरिका आज 30% वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा है, और जब पावरफुल है, जो भी पावरफुल है वो गलत काम भी करता है, उसकी दूसरी चीजों को पसंद नहीं करते। तो अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 79 से और वर्ल्ड वार पहले शुरू होने से पहले एक रियाल जो है, उनकी करेंसी रियाल है, $2 लाख में एक रियाल था। 2 लाख डॉलर नहीं, 2 लाख रियाल में $1 आता था। आज लड़ाई के बाद उसकी कीमत 14 लाख रियाल $1 के बराबर हो चुकी है। और अरबियन कंट्रीज जो ये हॉर्मेज स्ट्रेट है, उसमें सारे तेल उत्पादक देश हैं जो अरबियन कंट्रीज हैं, या आप उसको मुस्लिम कंट्रीज कह सकते हैं, वो सारे के सारे इफेक्टेड हैं। या तो उत्पादन नहीं होता, उत्पादन हो जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, भेजेंगे कहाँ? अगर आप अपनी फैक्ट्री में माल का उत्पादन कर दें, कहाँ रखोगे अगर वो बिकेगा नहीं तो ईरान है या अरबियन कंट्रीज है, सबका एक ही हाल है। ना वहाँ कोई चीज इंपोर्ट होती है, ना कोई एक्सपोर्ट होती है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती है तो लोग कहाँ खाएंगे, कितने दिन रहेंगे अपने पैसे से? अपने मान लिया 1 महीने का अनाज होगा, 1.5 महीने का अनाज होगा। अब रही ईरान की बात, मैं ये नहीं कहता कि ईरान के साथ ज्यादती नहीं हुई, ज्यादती तो यूक्रेन के साथ भी हुई है, लेकिन हमारा रसिया से लिंक था, हम बोलते नहीं है। तो ज्यादती तो ईरान के साथ हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंख दिखाओ। जब ये पता है कि आंख दिखाने से फूट जाएंगी तो आंख दिखानी नहीं चाहिए। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि ईरान जो लड़ाई लड़ता है, आज ईरान के साथ किससे बातचीत करके समझौता किया जाए? है कोई लीडर वहां का? 50 लीडर ऊपर के मर चुके हैं, ईरान से बातचीत कह रहे चल रही है। मैं ये कहता हूँ, बातचीत किससे चले? ठीक है, कोई लीडर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कौन है वहां बात करने के लिए? आज के लड़ाई में जो IRCG के आपको लगता है कि उनके जो राष्ट्रपति हैं, नहीं सर, आपको लगता है जो उनके राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, चाहे वो हो या फिर IRGC को जो इस समय हेड कर रहे हैं, इन दोनों से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है? हालांकि कहा जाता है कि दोनों अपने अपने तरीके से लड़ते हैं। IRGC अपने तरीके से लड़ रही है, पेजेश्कियान ईरानियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं। ईरान का जो 79 के बाद का सिस्टम है, वह प्रेसिडेंट की और प्रधानमंत्री की नहीं चलती, धर्म संसद की चलती है। धर्म संसद के अध्यक्ष थे खुमैनी जी। खुमैनी मर गए, उनका बाप मर गया, बेटा मर गया, तीसरा है वो पता नहीं सीन पे कहाँ है। तो वहां पर किसी प्रधानमंत्री की और प्रेसिडेंट की चलती नहीं है, चलती है धर्म संसद की चलती है। धर्म संसद वाले सारे खत्म हो चुके हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि लड़ाई वो लड़ तो रहे हैं, क्योंकि वहां का ज्योग्राफिकल टेरेन ऐसा है कि टोटल ईरान का 55% उसमें तो पहाड़ है, 25% में जो है रेतीला इलाका रेगिस्तान है, 20-25% इलाके में लोग रह सकते हैं जी। तो वहां का इलाका ऐसा है कि जब तक फौजी जाके कोई दूसरे देश का लड़ नहीं सकता, लड़ेगा तो उसको वहां का टेरेन नहीं पता लगेगा, भाई पहाड़ों में कौन कहाँ बैठा है। तो वो मरेंगे तो अपने हिसाब से ही। गरीब बस ये है कि वो देश गुलाम आज तक नहीं रहा, होगा भी नहीं, लेकिन इकोनॉमिक पोजीशन उनकी खत्म हो चुकी है, हो जाएगी, क्योंकि ना कोई माल देने वाला बचेगा ना लेने वाला बचेगा। सर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। आपने जिक्र किया, देखिए जितना लोग इस समय समझ पा रहे हैं ईरान को, एक चीज तो लग रहा है कि शायद ईरान को दुनिया फ्रंट फुट पे देख रही है कि इस समय अमेरिका बैकफुट के ऊपर है, इसलिए वो अगले हमले या फिर इतनी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। चलो मैं तुहाडे को वापस आना। DSOD सर साडे नाल जुड़े हुए ने। सर होपफुली तुहाडी आवाज हुण क्लीयर पहुंचेगी, तुसीं अपनी गल कंप्लीट कर लो। और एक मेरा सवाल है कि ट्रंप ने जेकर कह दिता कि अज क्यामत दी रात है, सिविलाइजेशन खत्म कर देवांगे,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਦਾ ਹੈਡ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਬੋਮਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਵਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਕੁਝ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। JD Vance ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਬੈਕ ਡੋਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚੇ? ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। सर, न्यूक्लियर का मैंने थोड़ा समझा दो, लोग जानना चाहेंगे कि न्यूक्लियर की धमकी और जो मैंने सोडी सर से भी बात की कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट चाहे जो मर्जी हम कहें, लेकिन हैं तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति, सुपर पावर को हेड कर रहे हैं, तो उनकी बात में वजन तो है। वो कहते हैं ना कि अगर नहीं भी करना हुआ तो स्टेटमेंट दे दी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। न्यूक्लियर नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हम उसको थोड़ा साइड भी कर दें तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? मैं ये भी समझूं कि आज रात ही जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं, आर्मी हमें कमांडोज उनके मरीन्स नजर आ सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, वो भी ऑपरेशन आज से शुरू हो जाएगा। गौरव जी, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपने बोला कि न्यूक्लियर ऑप्शन को साइड पे रख दीजिए, मानता हूं उस बात को रख देने के लिए, मगर और रही बात कि ईरान का आप रेंज देखे, ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया के रफली अराउंड 60% के बराबर है, तो कोई छोटा देश नहीं है वो। अगर न्यूक्लियर वेपन 1 मेगाटन का भी गिरता है तो उसका लोकलाइज एरिया है अराउंड 12 किलोमीटर का, जिसके अंदर एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट, और 3rd डिग्री बर्न्स और 85 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की रेंज जो होगी स्क्वायर किलोमीटर में इम्पैक्ट रहेगा। उसकी लाइट से इम्पैक्ट रहेगा, हीट से इम्पैक्ट रहेगा, आगे आने वाली जनरेशन का डीएनए तक डैमेज हो जाएगा। जापान के अंदर जैसे डीएनए डैमेज हो गया, वहां पे इवन चाइल्ड बर्थ भी नॉर्मल नहीं होते थे। पहली बात तो ये हो गई कि क्या ये इंटरनेशनल एनार्की जो क्रिएट कर रखी है ट्रंप ने, क्या ये आगे बढ़ेगी? क्योंकि आप बैकग्राउंड देखें किसी व्यक्ति का तो आप इनको देखिए, ये हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी इन्होंने चीजें करी हैं जो एक इंटरनेशनल पीस के खिलाफ थी। किसी भी देश के प्रेसिडेंट को जा करके रातों रात उठा देना, अब उनको ये एस्टैब्लिश हो गया कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएन तो वैसे भी कह दीजिए एक तरीके से फेड आउट हो चुका है, फेड हो चुका है, इसके अंदर कोई उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ, और किसी भी देश ने
उसके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, यूएन चार्टर के अंदर कुछ ज्यादा आया नहीं, और कोई प्रेशर सिक्योरिटी काउंसिल से बना नहीं, जिसके वो खुद एक पार्ट भी हैं। तो आप ये देखिए, जब पूरा विश्व एक मूक जी परिस्थिति लेकर के बैठा हुआ है इतने बड़े इवेंट में, आज प्रेसिडेंट को उठा लेना किसी भी देश के तो इंटरनेशनल अनार्की है। वो प्रॉम्प्ट करता है, चाइना जो है वो जाकर के अपना ठीक तैवान है। को उसमें खत्म कर देगा, और रशिया अगर यही चीज अगर कंटिन्यू होती है, अगर ये छोटे इंटेंसिटी का बॉम्ब अगर कर भी देते हैं, तो मानवता के खिलाफ तो होगा ही होगा। और इनका बैकग्राउंड जो है वो सेम है ही। आप देखिए 12,500 एयर स्ट्राइक्स करने के बाद साइट्स इनके ऊपर, उसके बावजूद भी ईरान खड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा देश, डेविड एंड गोलियत की आप देखिए कि छोटा बच्चा स्लिंग से जी। एक बड़े सर आप मानव आप पर हिट कर ईरान को देता इस है। समय फ्रंट फुट पर देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो अमेरिका है बैकफुट पे चला गया इसलिए घबराहट है और इस तरीके की स्टेटमेंट दी जा रही है? क्या अमेरिका मैं को ईरान बैकफुट को पर देखते हैं आप हॉर्मुज के बंद होने की वजह से? गौरव जी, मैं ईरान को फ्रंट फुट पे नहीं देख रहा हूँ। ईरान के अंदर आप देखिए टोटल जो है इंटरनेट का शटडाउन हुआ पड़ा है, और वहां पे अनाउंस कर दिया गया है कि आप कोई भी बाइट बाहर नहीं जाएगी, इसलिए वहां से कोई भी न्यूज नहीं आ रही। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, मगर साथ में अगर आप देखेंगे उनका कुछ डे था अपना मार्च 13 को, वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी उनके सेलिब्रेट करने के लिए। अभी उनके नेवल चीफ को मारा, वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई। तो हौसले जो उस कौम के हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, उनके पास वेपन्स कम होंगे। उनके कह लीजिए रियाल जो है, उन्होंने अभी 1 करोड़ रियाल का नोट छाप दिया है करके। जी। उनकी जो इन्फ्लेशन है वो 105% पे पहुंच गई है, पीने के पानी को हिट कर चुके हैं। उनकी पावर फैसिलिटीज अगर देखिए, अभी जो गर्मियां चालू होंगी, जैसे यूक्रेन के अंदर सर्दियों में रशिया ने उनके पावर प्लांट्स डैमेज करे थे कि वो सर्दी नहीं झेल पाएंगे, तो यहाँ पे एसी सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होते हैं, क्योंकि पूरी लाइफस्टाइल पूरा एसी पे चलता है, एयर कंडीशनिंग पे। तो वो अगर पावर प्लांट पे हिट करेंगे तो गर्मी उनकी कहाँ तक पहुंच जाती है। उनके तो कई इलाके जैसे दस्ते लूत है, दस्ते कागीर है, जो वहां पे डेजर्ट लैंड है, वहां पे तो -70 डिग्री प्लस तक चला जाता है। तो ये आप देखिए कि ट्रम्प का एक बैकग्राउंड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ही लूज रहा है, और अगर आज वो ये चीज बोल रहे हैं तो ये बहुत ही सीरियसली लेने वाली बात है। आप देखिए अमेरिका को ईरान ने पीसफुल रेस्पेक्टफुल एग्जिट नहीं दिया, जहां पे उनकी छवि ट्रम्प की अब डैमेज हो रही है। उनको मिड टर्म में भी जाना है, नवंबर में मिड टर्म है अमेरिका में। जो अपने मागा सपोर्टर्स को वो क्या बोलेंगे। और आज बिल्कुल के टाइम कहानी में वही आके घूम फिर के पहुंच जाती है। जी जी। $200 बिलियन का पेंटागन ने फिर सैंक्शन मांगा है करके सीनेट से, और इनके देश के ऊपर 38.5 ट्रिलियन का टैक्स है, $1 करोड़ की एनुअल सर्विसिंग है, साथ में वॉर कॉस्ट, और एक एयरमैन को बचाने के लिए, कर्नल रैंक के जो वेपन सिस्टम ऑफिसर्स उनको बचाने के लिए 10 एयरक्राफ्ट वहां पे खत्म हो गए परसों के उसके अंदर, जो इन्होंने एंट्री करी थी उसको बचाने के लिए। तो आप देखिए कि यूएसए की पूरी इमेज इतनी डैमेज हो रही है कि ना तो दुबई को बचा पा रहे हैं, ना कतार को बचा पा रहे हैं, सऊदी अरेबिया इम्पैक्ट हो रहा है। इनका एक ब्रिज गिरता है वो 8 ब्रिज गिराने की धमकी देते हैं, जो 3 मतलब मैं आपकी बात से एक चीज समझ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हम चाहे ईरान को फ्रंट फुट के ऊपर ना माने, लेकिन अमेरिका तो बैक फुट के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यही कहना चाहेंगे कि अमेरिका तो बैक फुट पर नजर आ रहा है, जिस तरह से उसको ये धमकियां चेतावनियां देनी पड़ी। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, और ये लास्ट अटेम्प्ट है ट्रम्प का ये कहना कि हम अपना न्यूक्लियर वॉर पे आ जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी हथियार उनके पास बचा है। जितने हथियार आज तक थे वो अपनी मदर ऑफ ऑल बम्स भी उन्होंने गिरा रखे हैं, बस्टर बंकर्स भी गिरा रखे हैं, और सारे बम गिराने के बाद भी ना तो उन्होंने, अब सुनने में आ रहा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन भी शिफ्ट कर दिए हैं, तो कुछ ज्यादा असर नहीं होगा, थोड़ा बहुत असर हुआ है। अब ट्रम्प के पास एक आखिरी जो एक हथियार जो है, जिससे पूरी मानवता डरती है, उसको इस्तेमाल करने की उन्होंने धमकी दे दी है। तो क्या ईरान इस धमकी को स्वीकृति देगा? अगर देगा तो उसको देखिए बात मैं उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं कि इस समय चर्चा तो यही हो रही है कि अगर आपने इतनी बड़ी धमकी दे दी, सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर दी, तो फिर आपके सामने सवाल तो है कैसे करेंगे। सवाल तो है कि क्या आप बेकसूर आम लोगों को मार देंगे, लेकिन सवाल आपने भी उठा दिया। आपने कहा कि 12 किलोमीटर का एरिया है, जो अगर आप बड़ा एक न्यूक्लियर वेपन वहां पर ड्रॉप करते हैं, 12 किलोमीटर बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन ईरान बहुत बड़ा है, तो ऐसे तो बहुत सारे बम फेंकने होंगे अगर आपने पूरे ईरान को खत्म करना है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन है फैक्ट इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद। सोडी सर कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं त्रिपाठी सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ रहे हैं, गोयल सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी। सोडी सर कुछ ऐड करना चाहोगे? न्यूक्लियर वेपन ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि नहीं इस्तेमाल होएगा, सिविलाइजेशन ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਰਿਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ?
ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਹਰ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ, ਆਰਮੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੈਪ ਅਮਰੀਕਾ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਟੈਕਸ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਟੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾएगी, ਇਸ चीज मैं नहीं मानता, ये हो भी नहीं सकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत मैं इसी करके कह रहे हैं कि इसके ऊपर पूरी दुनिया च गल इस करके हो रही है कि ट्रंप ने कह दिता सिविलाइजेशन खत्म कर दांगे। डायरैक्टली उसका मतलब यही है कि सिविलाइजेशन एक इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ परमाणु वर्गा हथियार ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 12,500 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਨਥਿੰਗ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਬਤੌਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਟਾਕਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਟਾਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਕਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾइंड द कर्टन? देखिए, बिहाइंड द कर्टन टॉक्स हो रही, अभी भी हो रही, लेकिन अब दिक्कत ये है कि ईरान के लिए वही कहते हैं, जैसे कहावत है कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। ईरान के साथ फरवरी में तीन दौर की बातचीत खत्म हो चुकी थी, चौथे दौर की होने वाली थी कि ट्रंप ने और इजराइल ने हमला कर दिया। तो अब ईरान वाले भी कह रहे हैं कि हम आपकी किस बात का कितना भरोसा करें? इधर आप हमसे कहेंगे बातचीत करते रहे और उधर आप हमारे ऊपर हमला कर दें। तो ये समस्या तो है ईरान, ये तो समस्या है कि ट्रंप की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब तो सिर्फ ईरान में या मुस्लिम देशों में नहीं, ट्रंप की क्रेडिबिलिटी उनके दोस्तों में नहीं है। नाटो ने अपने को अलग खींच लिया, जापान ने अलग खींच लिया, ऑस्ट्रेलिया ने अलग खींच लिया, कनाडा जो कि सबसे अच्छा दोस्त एक तरह से माना जाता था, कनाडा ने खींच लिया। अब हालत ये है कि अमेरिका में लोग कनाडा में रेजिडेंट परमिट के लिए अमेरिकी अप्लाई कर रहे हैं और जाना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा उनको ज्यादा सेफ और ज्यादा अच्छा लग रहा है अमेरिका की तुलना में। तो अब ये इस समस्या में और ट्रंप की जहां तक बात है, देखिए ट्रंप ने, आपको याद होगा पिछले साल मई में कहा था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एकदम ऐसा नेस्तनाबूद कर दिया है कि वो 10 साल तक सर नहीं उठा पाएगा। फिर आप इस साल 10 महीने भी नहीं हुए, आप कह रहे हैं नहीं ईरान पर परमाणु बम बना रहा है। तो आपकी किस बात पे भरोसा किया जाए, पिछली बात पे या इस बात पे? आपने कहा कि युद्ध खत्म हो चुका है, हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके हैं, इसके बावजूद भी आप लड़ाई कर रहे हैं, आप बमबारी किए जा रहे हैं। आपने ये भी कहा एक बार कि होर्मुज को खोल दिया गया है, मैं काफी खुश हूँ, होर्मुज खुल गया है, लेकिन आप अभी भी यही कह रहे हैं कि वह नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं ये दिखाती हैं कि एक अनस्टेबल माइंड का प्रेसिडेंट है और वो दुनिया को बहुत बड़े युद्ध और विनाश के कगार पर ले जा रहा है। रही बात एटॉमिक, बिल्कुल बिल्कुल सर, उस दहलीज पर खड़े हैं। मैं ये समझूं कि टॉक्स चल रही हैं,
जो लोग इस समय चिंता कर रहे होंगे उनको उम्मीद करनी चाहिए कि ये सुबह 6:30 बजने से पहले कोई ना कोई हल निकल आएगा कि ताकि तब तक टॉक्स काम कर जाएं या नहीं, लेकिन ये कि बहुत तेजी से, बड़ी इंटेंसिटी से ये टॉक्स भी चल रही है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अगर एक बार जी। ईरान की सिविलाइजेशन खत्म करने का जो उनका दावा है, ट्रम्प को ये शायद नहीं मालूम कि उनकी खुद की सिविलाइजेशन 300-400 साल से पुरानी नहीं है। ईरान की 2000 साल से पुरानी, 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो वो तो कर नहीं पाएंगे, सिविलाइजेशन बिल्कुल। ऐसे नहीं खत्म होती। आपने हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाल दिया तो क्या जापानी सिविलाइजेशन खत्म होगी? आप ज्यादा बम डालेंगे, हो सकता है आप तो पिछले 75-80 नहीं ठीक है, वो साल में प्रैक्टिकल ज्यादा। ना हो पाए, लेकिन ये है कि हिरोशिमा नागासाकी में जो कुछ हुआ सर, उसकी वो तस्वीर तो हमारे सामने है। मैं गोयल सर का रुख करता हूं। सर मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक छोटा छोटा सबसे कमेंट ले लेंगे। मैं पहला गोयल सर का रुख करना है। गोयल सर, लार्जर पिक्चर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੰਪੈਕਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾइसेस आसमान छोड़गियां, क्या मैं ये भी कहूं कि बहुत बड़ी किल्लत हो सकती है? मेरा अगला पॉइंट ये भी है कि इसका इंपैक्ट आप रिसेशन के तौर पर भी देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आम लोग इस समय बैठकर कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है पंजाब में या देश के किसी भी कोने में, क्या उन तक भी कोई इंपैक्ट इसका पहुंचेगा? कैसे? देखो, लॉन्ग रन में इस बार का इम्पैक्ट तो होगा। अभी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी जी। ऑयल प्राइसेस के बाद फिर फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री आएगी, फूड प्रोडक्शन की समस्या आ जाएगी। इम्पैक्ट तो इसका धीरे धीरे सभी पे होगा। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे आएगा। एम्प्लॉयमेंट पे जब इफेक्ट आता है तो रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये रिसेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 27 तक तो धक्का आ सकता है, 28 में रिसेशन आ जाएगा इस लड़ाई से। लेकिन ईरान को आंखें नहीं दिखानी चाहिए थी, उसको लड़ने का कैपेसिटी नहीं है अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ। इजराइल सिर्फ ये चाहता है कि उसके पड़ोसी जितने देश हैं वो उससे कमजोर रहें, क्योंकि कभी उसको मान्यता तो दे नहीं, इजराइल खत्म हो जाएगा। अब बेसिक लड़ाई, इकोनॉमिक लड़ाई तो ये है कि अगर मान लिया कतर से हमारे पास 40% गैस आती है, कतर वहां से गैस नहीं भेज पाएगा, अपने पास शॉर्टेज हो जाएगी। इसी तरह से जो भी खाड़ी देशों से माल आता है, अगर वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर बैठ जाएगा तो कौन आएगा? जहाज वाला कहेगा मैं क्यों पंगा लूं भाई, खामखा वहां से आने की क्या जरूरत है, दूसरी जगह से आएगा तो तेज हो जाएगा। ठीक है, तो माल तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये लड़ाई आपको याद होगी 73 में, आपको याद नहीं होगी 73 में भी हुई थी, पेट्रोल के दाम 4-5 गुना हो गए थे। आज वही लड़ाई फिर है। आज तो बल्कि सभी घर में आ गई। उस टाइम तो 10-20% घर ही गैस और ये यूज करते थे। आज तो लगभग 80-90% लोग यूज करते हैं, बिल्कुल गैस भी यूज करते हैं, पेट्रोल भी यूज करते हैं। तो इम्पैक्ट तो हर घर का इफेक्ट होगा। और रिसेशन जो है धीरे धीरे इसका एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। इकोनॉमी अपने हिसाब से एडजस्ट कर जाती है, पर इट विल टेक 2-3 ईयर्स। 2-3 साल तक रिसेशन आ जाएगा। 28 में मुझे लगता है कि रिसेशन आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट होगा। हम नहीं चाहेंगे कि अपने पैसे कहीं खर्च बेकार में खर्च कर दें या कोई लग्जरियस आइटम ले ले। पोस्टपोन करेंगे तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएंगी। तो इम्पैक्ट तो इसका अवश्य भाई है, मतलब इसका नेसेसिटी है, इनएविटेबल है, जरूर इसका इफेक्ट पड़ेगा और रिसेशन भी आएगा ही आएगा। ईरान को चाहिए था लड़ना, नहीं चाहिए। जब ये पता है कि लड़ाई में हार होनी है तो आंखें नहीं दिखानी चाहिए। आनंद स्वरूप सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा तो यही है कि इसमें ठीक है। मैं गौरव जी ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप आता हूं, मैं एक छोटा छोटा रिएक्शन लेना चाहूंगा, टाइम खत्म हो रहा है जी। यही है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका किस किस पूरी जनसंख्या पे इम्पैक्ट होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है इसको इस नजरिए से देखिए कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कि कल सुबह अगर ये कर देते हैं इस चीज को तो एक इंटरनेशनल एनार्की फैल जाएगी, माइट इज राइट प्रूव हो जाएगा। चाइना का ताइवान को ऐसे धमका करके कर देगा, रशिया यूक्रेन को नीचे बिठा देगा और इंडिया वो क्या करेगा, अपने साथ में दोनों न्यूक्लियर पावर्स है। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंटरनेशनली एक एनार्की का सिचुएशन होगी। अगर ये ट्रिगर हो जाएंगे इवेंट्स तो पूरे विश्व के लिए खतरा है। हम तेल और पेट्रोल के प्राइसेस से आगे जाकर के देखेंगे, आने वाली जनरेशंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरीके से देखेंगे तो बहुत ही इंटरनेशनल एनार्की एक सेटअप हो जाएगी और माइट इज राइट प्रूव हो जाएगा।
सोडी सर, मेरा एक आपसे आखिरी रिएक्शन इस चाहूंगा इस डिबेट में। जो स्वरूप सर कह रहे हैं, तो उनकी बात को मैं समझ पा रहा हूं कि हम तो बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़े हैं, अगले 12-15 घंटे बहुत कुछ तय कर देंगे। बिल्कुल सोडी सर। बिल्कुल। गौरव जी देखिए, जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। इस टाइम जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत आप इसको कह सकते हैं कि इस टाइम तनावपूर्ण है। मैं आपको एक मिस्टर ट्रम्प की एक और स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जेडी वैंस साहब ने उनको ये न्यूज़ दी थी कि जो उनकी डिस्कशंस हो रही थी ईरान के साथ, ईरान ने उस डेडलाइन को एक्सेप्ट नहीं किया था और नेगोशिएशन जो उनकी टर्म्स थी उनको नहीं माना। जी। तो उन्होंने इमीडिएटली ब्रिज के ऊपर अटैक किया था। जी। अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने बोला था मैंने ऑर्डर दिए थे कि उसका जो ब्रिज है उसको उड़ा दो। तो मुझे ये लगता है कि कल भी यही होने वाला है, क्योंकि ये डेडलाइन ईरान ने नहीं माननी है। तो कुछ ना कुछ अटैक अमेरिका जरूर करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करेगा। पहले वो जी। कोशिश करेगा कि ब्रिजेस वगैरह को अटैक करेगा, पावर सेक्टर को शायद ना करे, लेकिन अंत में यही होना है कि जब डिस्कशन नहीं होंगी, नेगोशिएशन नहीं होंगी, तो ये अटैक्स चलते रहेंगे। साथ ही साथ जो जी। अपनी डिप्लोमेसी होती है वो भी चलती रहेगी। जी, मतलब ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ कि बहुत बड़ा अटैक होएगा, मल्टीपल लोकेशंस के उत्ते हो सकता है। जेके त्रिपाठी सर, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन सर आपका फाइनल इस पूरी सिचुएशन को लेकर। देखिए, पूरी सिचुएशन बड़ी विस्फोटक है, बड़ी वोलेटाइल है और मुझे नहीं लगता कि परमाणु अटैक जी। मुझे लगता है कि कन्वेंशनल अटैक ही काफी ज्यादा होगा और हो सकता है जिसको कहते हैं मिलिट्री के हमारे दोस्त पैनलिस्ट बता सकते हैं, कारपेट बॉम्बिंग, उस टाइप की कोई चीज हो इनडिस्क्रीट, कि बिना ये देखे कि कहाँ बम गिराए जा रहे हैं कहाँ नहीं। तो वो मेरे ख्याल से होगा अगर ये वार्ता असफल रही थी। ठीक है गोयल सर, ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो, जब रिसेशन की मैं फोरकास्ट करता हूँ कि 28 तक आएगा तो शेयर मार्केट 1 साल 1.5 साल मंदी ही आएगी, ऊपर नहीं जा सकती मेरे हिसाब से जी। और उसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर भी मंदा आएगा, क्योंकि हम जब पैसा, कोई भी सरकार जो पैसा लगाएगी ऑयल पे पैसा लगाने के लिए नहीं होगा, तो जो 42 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे थे उनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो ये लड़ाई जो है इकोनॉमिक वार, हर लड़ाई इकोनॉमिक वार में बदल जाती है, ये भी इकोनॉमिक वार में बदली हुई है। अब जो बड़ा आदमी है, देखो इंटरनेशनल रिलेशन में एक तो पैरामीटर आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर भी सस्ता हो जाएगा, शेयर मार्केट भी नीचे जाएगी। क्योंकि ये जो तेजी आई थी गोल्ड सिल्वर में डोमेस्टिक डिमांड की वजह से नहीं आई थी, सेंट्रल बैंक खरीद रहे थे, वो नहीं खरीद पाएंगे अब जी। तो इसलिए जो है इसका इम्पैक्ट 2-3 साल तक इफेक्ट पड़ेगा। ये जो $100 आया था, अब $60 नहीं आएगा भाव इसका। ये इसका जो है $100 बैरल पर बैरल का जो ऑयल का भाव है आजकल के, ये $10-20 कम हो सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं हो पाएगा। और यही अमेरिका चाहता है, अमेरिका की कॉस्ट निकालने की ज्यादा है $60 के ऊपर। बिल्कुल, यहाँ तक चर्चाएं हो रही हैं सर कि मैं रोज इस मुद्दे के ऊपर बहुत चर्चा आजकल कर रहा हूं, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ 102 105 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, 200 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਢੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਰੂਪ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਜੇਕੇ त्रिपाठी ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਰਸੀ ਗੋਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜੰਗ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।